हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एनपीए के बारे में और एनपीए क्या होता है। पिछले वाले लेक्चर में एक एनपीए का टर्म आया हुआ था और उस पर आज हम बात करेंगे कि एनपीए होता क्या है आखिरकार। एनपीए भाई बैंक ने लोन प्रदान किया और बैंक ने लोन तो प्रदान कर दिया, लेकिन व्यक्ति कभी कभी डिफ़ाल्टर बन जाता है और डिफ़ाल्टर बनने के साथ ही वह लोन नहीं देता है, और जब लोन नहीं देगा एक निश्चित टाइम पीरियड में तो वो एनपीए बन जाएगा। तो चलिए आज हम जान लेते हैं एनपीए क्या है। तो हम देखें कि एनपीए होता क्या है। एनपीए होती हैं गैर निष्पादित संपत्तियां। गैर निष्पादित संपत्तियां। अब देखते हैं कि एनपीए की परिभाषा क्या होगी। तो देखिए भाई कि एनपीए बैंकों की वे संपत्तियां होंगी, बैंकों की वे संपत्तियां जो आय प्रदान ना करें, जिनसे मतलब बैंकों को आय प्राप्त नहीं होती है, वे संपत्तियां आपकी एनपीए हो जाती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बात कर ली कि एनपीए क्या है, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा बेटा कि पीए क्या होता है आखिरकार। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट मत लीजिएगा, पीए मतलब होता है परफॉर्मिंग एसेट। पीए यानी परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट मतलब निष्पादित संपत्तियां। निष्पादित संपत्तियां। तो बैंकों की ऐसी संपत्तियां जो कि उन्हें एक नियत काल या नियत टाइम पीरियड के बाद उन्हें लाभ प्रदान कर देती हैं, और लाभ प्रदान करने वाली जो संपत्तियां होती हैं वो होती हैं परफॉर्मिंग एसेट। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि एनपीए के लिए क्या क्या सीमाएं जरूरी होती हैं। तो भाई एनपीए एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय होता है, मतलब एक निश्चित समय के बाद ही कोई लोन जो कि व्यक्ति द्वारा लिया गया है वह एनपीए बनेगा। इतना समझ में आया होगा। फिर दूसरा बात करते हैं कि यह मूलधन या फिर किस्त या फिर कोई हिस्सा जो भी व्यक्ति द्वारा लिया गया है उस लोन को ही एनपीए बनाया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को बैंक ने अपनी संपत्ति से कुछ लोन दिया और उस लोन का इस निश्चित समय के बाद भी उसने मूलधन भी नहीं लौटाया, या तो कोई किस्त नहीं लौटाई और या ही कोई हिस्सा नहीं लौटाया, उसे तब बैंक एनपीए की श्रेणी में डालेंगे। अब बात करते हैं कि बैंकों की ये निश्चित समय सीमा जो है वह कितनी होगी। तो यह 90 दिनों तक की होती है। और जैसे ही 90 दिन से अधिक, मतलब कि 90 दिनों तक तो बैंक लोन दे देंगे आसानी के साथ और उस पर प्रावधान नहीं करेंगे, लेकिन जब 90 दिन से अधिक हो जाएगा, यानी 90 दिन से अधिक होगा, तो वह बच्चा आपका एनपीए में डाल दिया जाएगा। तीसरी बात करते हैं कि हम बार बार यूज कर रहे हैं कि एनपीए और बैड लोन। तो बात करते हैं कि बैड लोन क्या होते हैं और एनपीए क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंकों द्वारा दिए गए लोन। बैंक लोन देता है, जो भी बैंक लोन देगा वही भविष्य में जाकर एनपीए बन जाएंगे जब व्यक्ति इनको 90 दिनों तक नहीं चुकाता है। तो इस प्रकार अब देखते हैं कि बैड लोन क्या होते हैं भाई। बैड लोन, बैड लोन ऐसे लोन जो कि 2 तिमाही या 6 माह तक
ना चुकाए जाएं। किसके द्वारा? ऋणकर्ता के द्वारा नहीं चुकाए जा रहे हैं तो ऐसे लोन आपके बैड लोन की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब हम इस एनपीए के क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि एनपीए, कोई भी धन एनपीए किस प्रकार बनेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ जानते हैं कि बैंक होगा आपका या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा, यानी बैंक या वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान हो सकता है जैसे कि आपका नाबार्ड होता है, एनएचबी के अलावा सिडबी के अलावा एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक जिसे हम कहते हैं। तो इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो वे जब अपनी किसी संपत्ति पर ही लोन देते हैं, एसेट बराबर लोन कर सकते हैं हम, यानी बैंक जिस संपत्ति पे लोन देते हैं वह उनकी संपत्ति ही होती है। भाई बैंक की तो संपत्ति होगी जिस पर लोन दिया जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि बैंक किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर रहा है। तो पहला हम देखते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट और दूसरा होता है आपका एनपीए। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में क्या रखा जाता है। तो बेटा यहाँ पे रेगुलर एसेट आता है, रेगुलर एसेट, और यहाँ पे आता है आपका स्ट्रेस्ड एसेट, यानी तनावग्रस्त संपत्तियाँ। सबसे पहले रेगुलर एसेट की बात करें कि रेगुलर एसेट क्या होगा। रेगुलर एसेट होगा जिसमें किसी ऋणकर्ता द्वारा लिए गए ऋण को अपने नियत टाइम के अंदर जमा कर दिया जाता है। तो बैंक की वह संपत्ति जिस पर लोन दिया गया है वह आपका रेगुलर एसेट कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है। स्ट्रेस्ड एसेट को 3 भागों में बांटा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 to 90 डेज का टाइम पीरियड होता है। 1 to 90 डेज का टाइम पीरियड होता है। इस 90 डेज के टाइम पीरियड में इसको भी हम 3 भागों में बांटें तो सबसे पहला भाग जो बनता है 1 से 30 दिनों का, उसे हम SMA 0 की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसके बाद 30 से 60 दिनों तक के समय अंतराल में जब कोई व्यक्ति अपना लोन नहीं चुका रहा है तो उस समय हम इसे SMA 1 की कैटेगरी में रख देते हैं, SMA 1। फिर जब 60 से 90 दिनों तक व्यक्ति द्वारा लोन नहीं चुकाया जा रहा है तो इसे हम SMA 02 की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी में सब बैंक रखते हैं, बेसिकली हम नहीं रखते, है ना। तो बैंक पर्टिकुलर अकाउंट को जिससे लोन लिया गया होगा, बैंक में किसी व्यक्ति का, सपोज करिए व्यक्ति ए का अकाउंट है आपका BOB में, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में, और उसने वहाँ से लोन ले रखा है। सपोज करिए कि 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है और उस 3 लाख के लोन को एक नियत समय, मतलब कितना, एक ड्यू डेट होती है कि इस डेट तक हम अपने लोन को चुका देंगे, लेकिन फिर भी जिसने लोन लिया है व्यक्ति ए ने वह उसे चुका नहीं रहा है और उससे कितनी 1 से 30 दिन हो चुके हैं ना चुकाए हुए, मतलब नियत समय से 1 से 30 दिन ज़्यादा हो गया है। और फिर इसके बाद यहाँ 30 से 60 दिन ज़्यादा हो गए हैं उस नियत समय के आगे, और फिर यहाँ 60 से 90 दिन हो गए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आगे। तो यानी कह सकते हैं कि बैंक जिस भी अकाउंट से लिए गया है रुपया, उस अकाउंट को SMA 0, SMA 1, SMA 2 की कैटेगरी में डालेंगे। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि नियत समय क्या है। नियत समय मतलब जिस समय पर बैंक को उस लोन की प्राप्ति हो जानी चाहिए, उसके बाद यह समय आता है, उसके बाद यह समय आता है, उसके बाद यह समय आता है और इसके बाद यह समय आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि NPA। तो NPA भी बेसिकली
तीन प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड एसेट कह सकते हैं इसको, दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, और तीसरा होता है आपका लॉस एसेट। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होगा। देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि 60 से 90 दिन मतलब जिस डेट पर उसको ऋण चुका देना चाहिए उससे भी अधिक 60 से 90 दिन हो चुके हैं, तो वह आपका SMA-02 स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में है। लेकिन जब 90 दिन से अधिक हो गया तो उसे NPA बना दिया गया, और NPA बना तो सब स्टैंडर्ड एसेट के अंतर्गत क्या आएगा कि यह जो लोन NPA बन गया है, यह NPA अगर व्यक्ति द्वारा 12 मंथ तक नहीं चुकाया जा रहा, 12 मंथ तक नहीं चुकाया जा रहा, तो यह आपका सब स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में होता है। लेकिन वही NPA अगर 12 माह से अधिक, यानी 12 माह से अधिक समय तक नहीं चुकाया जा रहा है, तो वह NPA डाउटफुल एसेट की श्रेणी में होगा। लेकिन जब वही NPA 3 साल तक ना चुकाया जाए, यानी 3 साल से अधिक हो जाएं उस NPA के लिए, और वह 3 साल तक नहीं चुकाया गया है, तो वह आपका लॉस एसेट में बदल जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे SMA की बात करी थी, तो SMA की बात करते हैं। SMA का पूरा नाम होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है किसी व्यक्ति का अकाउंट, व्यक्ति का अकाउंट होता है, पहली बात आप जानिए। और इसके भविष्य में NPA बनने की संभावना होती है। संभावना होती है मतलब यहाँ से जो लोन लिया गया होगा वह भविष्य में NPA बन सकता है, और इसकी पहचान बैंक द्वारा की जाती है। जब कोई धन NPA बनेगा तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति A है और कोई व्यक्ति B है। व्यक्ति A ने 1 लाख रुपया व्यक्ति B को दिया है, लेकिन आप जानते हो कि 1 लाख रुपया दिया गया है तो वह व्यक्ति B को वापस करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति A को वह पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो वह कुछ ना कुछ प्रावधान करेगा। वह सोचेगा कि शायद इसका व्यक्ति C के पास 2 लाख रुपया पड़ा है तो मैं व्यक्ति C से टाई अप कर लूँ और उससे इसका पैसा निकाल लूँ। कुछ इसी प्रकार से सोचते हैं लोग। तो उसी प्रकार बैंक भी सोचेगा कि भाई अगर मेरा पैसा फंसा पड़ा है तो मैं उस पैसे को निकाल लूँ और व्यक्ति से उस पैसे की वसूली कर लूँ। तो ऐसे ही बैंक प्रोविजनिंग यानी प्रावधान करने स्टार्ट कर देते हैं कि हम NPA को अपना सुरक्षित कर लें, यानी हम NPA जो भी बना है उससे हम अपनी संपत्ति को रिकवर कर लें। इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं बैंक द्वारा किए गए प्रोविज़न जो कि NPA की पुनर्निर्माण के रूप में जाने जाएंगे। तो भाई प्रोविजनिंग होती क्या है? आप देखेंगे कि प्रोविजनिंग मतलब होता है प्रावधान, और प्रावधान बैंकों द्वारा किए जाएंगे। किस लिए किए जाएंगे? अपनी
संपत्ति जो कि उसने लोन के रूप में दे रखी है उसको रिकवर करने के उद्देश्य से बैंक क्या करता है कि बैंक को अपनी आय का एक हिस्सा ऋण परिसंपत्तियों के प्रावधान के रूप में अलग रखना होता है ताकि ऋण वसूली ना होने पर नुकसान के लिए तैयार रहें। प्रावधान की राशि ऋण वसूली की संभावना पर निर्भर करती है। सपोज करो कि बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन व्यक्ति ए को दिया हुआ है और वह लोन एनपीए बन चुका है, मतलब एनपीए बन चुका है। इतना आपको समझ में आया। अब एनपीए बना है तो वह अलग अलग कैटेगरी में होगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, डाउटफुल कैटेगरी और लॉस कैटेगरी, है ना। तो इस 1 लाख रुपए के लोन के लिए बैंक क्या करेगा, बैंक अपना जो उसका लाभ हुआ होगा, मतलब जो बैंकों की आय इंटरेस्ट से मतलब ब्याज से प्राप्त हुई होगी, तो बैंक उस आय का कितने % हिस्सा, मतलब देखते हैं कि सपोज करिए 1 लाख रुपए है ना ये धनराशि, तो इस 1 लाख रुपए का 15% सिक्योर्ड, जब कोई सिक्योर्ड स्टैंडर्ड एसेट होगा, पहले मैं बता देता हूँ सिक्योर्ड क्या है और अनसिक्योर्ड क्या है। सिक्योर्ड होता है कि मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख रखी है उस लोन के सापेक्ष अपनी संपत्ति को उसने गिरवी रखा है, तो वह आपके सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट होंगे। और यदि व्यक्ति ने केवल वचन दे रखा है या कह रखा है कि मैं लोन चुका दूंगा, तो उस समय अनसिक्योर्ड एसेट होंगे। ठीक है, तो मतलब है कि 1 लाख रुपए का लोन दिया था व्यक्ति को बैंक ने, तो बैंक इस कैटेगरी के अंतर्गत जो प्रावधान करेगी उसमें 1 लाख रुपए का 15% हिस्सा प्रावधान के रूप में अपने पास रखेगी, मतलब अपने लाभ में से वह 15% हिस्सा हटाकर रख देगी। फिर देखते हैं कि जो भी अनसिक्योर्ड होगा उसके लिए 25% ऑफ लोन अमाउंट, 25% ऑफ लोन अमाउंट फ्रॉम किससे रखता है, अपनी आय यानी इनकम से निकाल देता है। मतलब लोन का 25% अपनी इनकम से निकाल देता है। इनकम जो होगी बैंक की उससे 25% हिस्से को जो कि लोन का हिस्सा होगा उससे निकालेगा। इतना आपको समझ में आया गया होगा। अब देखते हैं डाउटफुल एसेट में किस तरह प्रावधान करता है। तो डाउटफुल एसेट में बैंक 1 वर्ष तक, यदि 1 वर्ष के लिए प्रावधान कर रहा है तो डाउटफुल एसेट के रूप में तो वह आपका इसी लोन अमाउंट का यानी लोन अमाउंट का 25% हिस्सा अपनी इनकम से निकाल देगा बैंक। फिर बात करते हैं कि यदि 1 से 3 ईयर के लिए प्रावधान कर रहा है, 1 से 3 ईयर के लिए प्रावधान कर रहा है, तो उस समय बैंक लोन अमाउंट का 40% हिस्सा अपनी इनकम से निकाल देगा। तो इस प्रकार आपने जाना कि यह प्रोविजनिंग होगी, मतलब प्रावधान होंगे। अब देखते हैं तीसरा क्या आता है, लॉस एसेट यानी 100%। जब लॉस एसेट के रूप में आएगा, मतलब 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है
ड्यू डेट के बाद 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ड्यू डेट के बाद भी 3 साल हो गए हैं, तो उस समय बैंक लॉस एसेट के रूप में प्रावधान करता है, और लॉस एसेट के प्रावधान में बैंक लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट होगा का 100% हिस्सा इनकम से निकाल देगा। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अब बैंक को पता चल गया है कि व्यक्ति मुझे लोन नहीं देने वाला और वापस नहीं करने वाला। उस परिस्थिति में बैंक जो भी उसको इनकम हुई रही होगी पुरानी कुछ संपत्तियों से, या फिर बैंक की पर्टिकुलर संपत्ति बन चुकी होंगी वे इनकम, उनसे बैंक इसको माइनस करता रहेगा। इस प्रकार लॉस एसेट में क्या होगा कि बैंक अपनी कुल संपत्ति, ये कुल संपत्ति कह सकते हैं, कुल संपत्ति या इनकम, कुल संपत्ति या इनकम जो भी लोन से बड़ा होगा, मतलब लोन से बड़ी राशि होगी, इनमें से जो भी कुल संपत्ति या इनकम, उसी से माइनस कर देगा लोन अमाउंट को, लोन अमाउंट को, और यही इसका प्रोविजन बन जाता है, यानी प्रावधान बन जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम भी देखते हैं कि जब हम किसी बिजनेस पर कोई पैसा लगाते हैं सपोज करिए, तो उस समय हम लोग कुछ ना कुछ मनी उस हानि के सापेक्ष अपने पास सिक्योर रखते हैं। क्यों रखते हैं कि अगर हमें हानि हो जाती है, अगर हमें भविष्य में उस व्यापार में हानि हो, तो हम इस मनी के द्वारा उस हानि को रिकवर कर सकें। इसी तरह बैंक भी रिकवर करने के लिए इस प्रकार की धनराशि अपनी मूल संपत्ति जो कि बैंक की संपत्ति होगी, या फिर इनकम मतलब जो लाभ हुआ होगा उससे निकाल कर अलग रखता रहेगा, ताकि अगर बैंक को भविष्य में हानि हो जाती है, व्यक्ति लोन नहीं चुकाएगा, तो उस समय बैंक अपनी हानि की भरपाई इस अमाउंट से कर देगी। अब हम बात करेंगे कि इस प्रावधान के बाद भी बैंक अपने पैसे की वसूली का किस प्रकार अधिकार रखती है, बैंक द्वारा किन प्रावधानों के तहत रिकवरी की जाएगी। तो बेटा सरफेसी एक्ट 2002, सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों को, किसको, बैंकों को गिरवी रखी गई संपत्ति, गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी का अधिकार देता है, नीलामी का अधिकार देता है। ये तो पहली बात हो गई बच्चा। दूसरी बात क्या होगी कि बैंक ARC का गठन करके, ARC का गठन करके उनके माध्यम से रिकवर करें, मतलब जो भी लॉस एसेट बन चुका है, या तो वह गिरवी रखी गई, जो व्यक्ति द्वारा संपत्तियां गिरवी रखी गई होंगी बैंक के पास, या तो उनकी नीलामी कर दे, और या तो फिर ARC का गठन करके उनके माध्यम से रिकवरी करे। यानी दो तरह के प्रावधान हैं जिनके तहत बैंक अपने लॉस एसेट की प्राप्ति के लिए अधिकार रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये लॉस एसेट बैंक के बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे होंगे कि नहीं। भाई बैंक का कोई एक बही खाता होगा, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए एक बही खाता होता है, और उस बही खाते में बैंक पूरे वर्ष का डाटाबेस रखता है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई एसेट लॉस एसेट बन जाता है,
लॉस एसेट बन जाता है, तो उस समय बैंक उसे राइट ऑफ कर देता है, यानी बही खाते से बाहर कर देता है। बही खाते से बाहर कर देना, और बट्टा खाता में चढ़ा देता है। लेकिन बैंक उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है भाई, तो हम कह सकते हैं कि बैंक पुनर्प्राप्ति के प्रयास करता है, पुनर्प्राप्ति के प्रयास करता है। फिर बात करते हैं, चौथी बात होगी कि राइट ऑफ केवल और केवल बैंकों द्वारा ही किया जा सकता है, मतलब बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वह भी बैंक की परिभाषा के अंतर्गत सरफेसी एक्ट में रखे हुए हैं। तो सरफेसी एक्ट या बैंक, यही बैंक या एफआईज, सॉरी सरफेसी एक्ट निकल गया था, तो बैंक या एफआईज यही प्रावधान करेंगे। कोई थर्ड पार्टी आकर राइट ऑफ नहीं कर सकती। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि राइट ऑफ और वेव ऑफ में क्या अंतर होता है। देखें हम, वेव ऑफ, इसको हिंदी में कहते हैं ऋण माफी, और यह ऋण माफी का काम सरकार द्वारा किया जाता है। पहली बात, यह सरकार द्वारा किया जाता है, इसे बैंक नहीं करते। दूसरी बात, बैंक ऋण माफी वाली राशि, जो भी ऋण माफी वाली राशि होगी, क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। बैंक ऋण माफी नहीं करते, सरकार ऋण माफी करती है। और जाहिर सी बात है कि जब बैंक ऋण माफी नहीं करेगा तो बैंक को वह पैसा चाहिए होगा, और वह पैसा चाहिए होगा तो बैंक उसे अपने बही खाते से बाहर कर देती है और बट्टा खाते में चढ़ा देती है। और भविष्य में सरकार से इसकी प्राप्ति करती है, तो कभी भी आप डाउट में मत रहिएगा। राइट ऑफ का मतलब होता है बही खाते से बाहर कर देना, और वेव ऑफ का मतलब होता है ऋण माफी करना। राइट ऑफ आपका केवल और केवल बैंकों द्वारा किया जाएगा, जबकि ऋण माफी केवल और केवल सरकारों द्वारा की जाएगी। दोनों ही राशियों में राइट ऑफ की गई हो या वेव ऑफ की गई हो, बैंकों को अपनी राशि की प्राप्ति की उम्मीद होती है। अब हम बात करेंगे कि ARC क्या होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी क्या होती हैं, जो संपत्ति के पुनर्निर्माण में बैंकों की सहायता करती हैं, जो कि लॉस एसेट में जा चुकी है। तो हम देखें कि ARC बैंकों की जो गैर निष्पादित संपत्तियां होती हैं उनके पुनर्निर्माण में सहायता देती हैं। तो ARC के बारे में पहले हम डाटाबेस थोड़ा सा जान लें कि ARC क्या होती है आखिरकार। तो ARC बेसिकली राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों या निजी बैंकों द्वारा स्थापित की गई एक वित्तीय संस्थान होता है। इतना आपको समझ में आया। फिर बात करते हैं कि इसमें राज्य की कोई भी इक्विटी नहीं होती है। इक्विटी मतलब राज्य का कोई भी बराबर का हिस्सा नहीं होता, यानी यह पूर्णतया गैर सरकारी होती है, गैर सरकारी होती है। इतना आपको पता चला। फिर तीसरी बात है, सरफेसी एक्ट 2002 कानूनी आधार प्रदान करता है। मतलब
जो सरफेसी एक्ट है 2002 का, वह इनके गठन का प्रावधान करता है और इन्हें कानूनी अधिकार प्रदान करता है, यानी इन्हें संप्रभुता प्रदान करता है। कह सकते हैं कि सरफेसी एक्ट इन्हें संप्रभुता प्रदान करता है। फिर बात करते हैं कि यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों के एनपीए की खरीदारी करती हैं, यानी ये बैंकों के एनपीए को खरीद कर भविष्य में उसे पुनर्निर्माण करती रहती हैं। देखते हैं किस प्रकार करती हैं। बैंक अपना एनपीए इन एआरसी को बेचेगा और किस पर बेचेगा? सहमति के आधार पर, मतलब दोनों में सहमति बन गई होगी, बैंक और किसमें? बैंक और एआरसी में सहमति बन गई होगी, इस आधार पर बेचेगा। फिर देखें कि इस एआरसी द्वारा बैंक को 15% नगद मुद्रा प्रदान कर दी जाएगी और इसके अलावा 85% मुद्रा, जो कि इनकी सहमति मुद्रा बनी होगी, उसकी 85% मुद्रा का इन्हें प्रतिभूतियां इन्हें प्रदान कर दी जाएंगी। इस प्रकार, और बैंक किस वैल्यू पर इसे बेचेगा तो ये भी हम देख लेते हैं। तो बैंक इन्हें नेट बुक वैल्यू या NBV नेट बुक वैल्यू पर भी इनको यह एनपीए बेचेगा। किस प्रकार बेचेगा? हम देखते हैं कि नेट बुक वैल्यू क्या है। सबसे पहले नेट बुक वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो बैंक ने अपनी संपत्ति दे रखी है, बैंक ने अपनी संपत्ति पैसा दे रखा है 1 लाख रुपया, और बैंक को ऐसी संभावना है कि इसमें इतने रुपए का या इसमें इतना लॉस हो जाएगा, तो जो लॉस होगा वह अगर इस संपत्ति में से माइनस कर दिया जाए, मतलब पूरी संपत्ति माइनस लॉस, तो वह आपकी नेट बुक वैल्यू बन जाएगी, NBV बन जाएगी। और इसी पर बैंक अपनी एनपीए को, जो अपनी एनपीए है, उसे एआरसी को बेच देता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि ये एआरसी बैड लोन या आप इसे लॉस एसेट कहें, इनको बाजार आधारित युक्तियों पर पुनर्निर्माण करती हैं। मतलब बैड लोन्स का बाजार आधारित युक्तियों पर ये एआरसीज पुनर्निर्माण करती हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि एआरसी का क्या रोल है हमारे बैंकों के दैनिक लोन वाले क्रियाकलापों में, है ना। अब हम बात करते हैं कि आगे भविष्य में क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं कि आगे चल के इस जो लॉस एसेट है इसका पुनर्निर्माण आसानी के साथ किया जा सके। तो बच्चा, हम देखें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, यानी जो एआरसी पहले प्राइवेट थी, उन्हें सरकारी रूप देने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इन दोनों की स्थापना की बात कही है कि भविष्य में इन दोनों की स्थापना की जाएगी। और बेटा, इन्हीं दोनों को बैड बैंक की संज्ञा दी जाती है। बैड बैंक, ऐसे बैंक जो बैड लोन का पुनर्निर्माण करेंगे, उन्हें हम बैड बैंक कहते हैं। ये बैंक क्या करेंगे कि जो दबाव वाली संपत्तियां होंगी, मतलब स्ट्रेस्ड एसेट या फिर एनपीए होंगे, उन्हें ले लेंगी, खरीद लेंगी, और इसके बाद पूर्णतया खरीदने के बाद वह अपने तरीके से
इनका निस्तारण करेगी, इनका पुनर्निर्माण करेंगी और बैंकों को, जो भी बैंक होंगे उन्हें प्रोविजंस जो वो कर रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, बैंक पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बैड बैंक की संकल्पना वर्ष 2021-22 के बजट में रखी गई है। ठीक है, और फिर क्या होगा कि बैड बैंक की संकल्पना आपको पता चली। अब देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा लोन लिया गया और एआरसी द्वारा या बैंक द्वारा उसकी नीलामी के लिए, मतलब उसकी संपत्ति की नीलामी के लिए कोई प्रावधान किए जा रहे हैं। लेकिन प्रावधान तो हो रहे हैं, लेकिन प्रावधान की क्रियाविधि क्या है, प्रावधानों की क्रियाविधि क्या है, किस आधार पर बैंक किसी व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम करेगा और इसके साथ साथ आपको क्या राइट प्राप्त होंगे अगर आपकी संपत्ति की नीलामी हो रही है, तो इस संबंध में आपके लिए क्या राइट है, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं भाई कि बैंक किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं। तो बैंक क्या करेंगे, नियत समय मतलब ड्यू डेट के बाद भी अगर ऋण नहीं चुका रहा है व्यक्ति, तो डिफाल्टर को अगले 60 दिनों का नोटिस देने लगेंगे, मतलब 60 दिनों का नोटिस प्रदान करेंगे। और इस समय सीमा के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो वह व्यक्ति जिसने लोन लिया है वो ऋण चुका दे, या फिर कोई जवाब दे कि हम इस समय सीमा के भीतर इस ऋण को चुका देंगे, तो बैंक को कुछ ना कुछ विश्वास हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर यह 60 दिनों की सीमा एक्सटेंड कर जाती है, तो उस परिस्थिति में अब बैंक के पास अधिकार हो जाता है कि वह गिरवी रखी गई संपत्ति को नीलाम करेगा। तो जैसे ही 60 दिन पूरे हुए, इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया प्रारंभ यानी 60 दिनों के बाद, और इसके लिए बैंक द्वारा नीलामी के स्थान, तिथि और इसके साथ साथ संपत्ति की वैल्यू, और यह वैल्यू बेसिकली बैंक के कर्मचारियों द्वारा आंकी जाएगी कि जो व्यक्ति ऋणकर्ता ने जो भी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है उस संपत्ति की वैल्यू कितनी है, यह बैंक के कर्मचारी नापेंगे। तो संपत्ति की वैल्यू से जुड़ा नोटिफिकेशन निकालेगी। नोटिफिकेशन कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, 60 दिन के बाद 30 दिनों के लिए। और जब ये 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि किस स्थान पर, किस तिथि पर और कितनी वैल्यू पर नीलामी होती है, तो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचकर उस संपत्ति को खरीदने का प्रयास करेंगे। देखें कि यदि बैंक द्वारा आंकी गई वैल्यू कम हो, और जबकि उसकी रियल वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस समय बारोवर मतलब जिसने ऋण लिया है वह किसी व्यक्ति को, जिसे हम बायर कहेंगे, उसको इस बैंक से मिलवा सकता है और उस बैंक से मिलवाकर वह यह कह सकता है कि आप मेरी जो भी संपत्ति आपके पास गिरवी रखी है उसका सही रेट तय कीजिए, और यह बायर उस रेट पर उस संपत्ति को खरीद लेगा। तीसरी बात हम देखें कि जो भी संपत्ति बेची जाएगी, जो भी संपत्ति नीलामी की जाएगी, उस संपत्ति की वैल्यू जो होगी वो दिए गए ऋण के बराबर होगी, अर्थात
कि बैंक अपने ऋण से ज़्यादा की संपत्ति का नीलामी नहीं कर सकता। अर्थात बैंकों को अगर सपोज करिए कि बैंक से 1 लाख रुपए व्यक्ति ने लोन लिया हो और उसने गिरवी संपत्ति जो रखी है उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, तो क्या बैंक 2 लाख रुपए की संपत्ति की नीलामी करेगा? नहीं, बैंक इसमें से 1 लाख रुपए की संपत्ति की नीलामी कर देगा, इसकी नीलामी करेगा। ठीक है, और जो 1 लाख बचेगी, जो 1 लाख की संपत्ति बचेगी उसे पुनः व्यक्ति को वापस कर देगा, पुनः वापस कर देगा। इस प्रकार से बैंक किसी संपत्ति की नीलामी करता है। अब यहाँ पर बात फंसती है कि सपोज करिए कि नीलामी करने के पहले ही या ऋण चुकाने के पहले ही वह व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में बैंक ऋण को किस प्रकार से लेगा? तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो देखें हम, वे या तो होम लोन लेगा, या तो वाहन या कार लोन लेगा, या फिर पर्सनल लोन लेगा, या फिर बिजनेस लोन लेगा, या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन उठा लेगा, या फिर कुछ अन्य लोन बचते हैं, इसी प्रकार के लोन व्यक्ति लेते हैं। तो जब होम लोन की बात आती है, होम लोन की बात आएगी, तो उस समय व्यक्ति की डेथ की स्थिति में यह उसके उत्तराधिकारी, जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, से वसूल की जाएगी, और बैंक इसको संपत्ति के ट्रांसफ़र से पहले ही वसूलेगा, संपत्ति के ट्रांसफ़र से पहले वसूला जाएगा। अर्थात कि वह संपत्ति उसके उत्तराधिकारी तक ट्रांसफ़र नहीं होगी, उससे पहले बैंक उससे अपना पैसा वसूलेगा, और पैसा वसूलने के बाद जब संपत्ति बचेगी तो उस संपत्ति को उत्तराधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कार या होम लोन की। तो इस स्थिति में या तो वह वाहन को बेच देगा, वाहन को बेचकर, या फिर संपत्ति, अगर वाहन का रेट उस समय कम बिक पाता है और उसने लोन ज़्यादा लिया रहा हो तो संपत्ति भी बेच सकते हैं। इतना आपको पता चल गया होगा। फिर बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन ले रखा है और उसकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में जितने भी पर्सनल लोन होते हैं उनका बीमा होता है, बीमा होता है, तो बीमा कंपनी से वसूला जाता है, बीमा कंपनी से वसूल लिया जाएगा आपका पर्सनल लोन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इस पर्सनल लोन का जो वारिस बना होगा, मतलब जो उत्तराधिकारी बना होगा, उससे पर्सनल लोन को वसूला जाएगा। बिजनेस लोन में भी कुछ इसी प्रकार का होता है, बीमा कंपनी से या फिर उस बिजनेस के उत्तराधिकारी से। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, यह भी वारिस से वसूला जाता है, मतलब जो उत्तराधिकारी होगा, और यह संपत्ति या वारिस जो भी होगा उससे वसूल लिया जाता है। तो इस प्रकार आपको पता चला होगा कि बैंक क्यों किसी व्यक्ति की संपत्तियों को सीज करते हैं और अपने लोन की वसूली करते हैं। आप देखते हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि बैंक विजय माल्या और इसके साथ साथ नीरव मोदी की संपत्तियों को सीज कर रहे हैं। और किस लिए सीज कर रहे हैं? क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 उन्हें उनकी संपत्ति की नीलामी का अधिकार देता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से किसी लोन के तहत बिजनेस लोन रहा होगा जो कि इन बिजनेसमैन ने लिया होगा, तो बीमा कंपनी से और इसके साथ साथ उत्तराधिकारी जो बने होंगे या फिर उनकी जो संपत्ति रही होंगी उसके आधार पर वह उसकी वसूली कर रहे हैं। और इसीलिए बैंक डिफ़ाल्टर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से कुछ
अड़ंगे लगाते हैं। आप देख रहे होंगे, आप कभी छोटे से बैंकों में देखे हैं कि उस डिफाल्टर को पर्टिकुलर बैंक से लोन देना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वह बैंक की डिफाल्टर की श्रेणी में चढ़ गया है ना। तो बैंकों के लिए विशेषकर इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और हमने आज पूरे के पूरे एनपीए के बारे में जाना है, और इसके बाद हम लोग इसी क्रम में धीरे धीरे करके कुछ अन्य टॉपिक्स भी लेते आएंगे, और हम बात करते हैं कि आप इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, और थोड़ी बहुत जो गलतियाँ होती हैं उनको बाद में सुधार किया जाएगा। तो आप इस चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए, और मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि इससे आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।